हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 समतल में गति को। एंड ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट में स्प्लिटेड है। एक पोर्शन है हमारा वेक्टर कैलकुलस, मतलब सदिश के बारे में, और जो सेकंड पोर्शन है वो है हमारे गति के बारे में, समतल में गति के बारे में। तो भाई ये जो सेशन होने वाला है, ये जो सेगमेंट है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट से भी हो जाता है कि ये कैलकुलस है, मतलब ये कैलकुलेशन के पोर्शन से ये आपको ऑपरेट करने में मदद करने वाले हैं। यानी ये थ्रू आउट ऑफ द फिजिक्स या थ्रू आउट ऑफ द साइंस कह लूं तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। मतलब ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टूल्स है भाई हमारे, ये जो वेक्टर्स है ये क्या है, हमारे पास में एक टूल्स है जो कि हमें ऐड ऑन करता है हमारे लिए, हमारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के टाइम पे ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। जब हम किसी और चीज को समझ रहे हो, पता चलता है हमारे वेक्टर्स नहीं बन रहे, तो फिर हमें बड़ी दिक्कत होने लगती है, फिर हम वेक्टर्स खंगालने लगते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको एक्सक्लूसिवली अलग से खत्म कर लेते हैं ताकि कहीं पर ऐसी समस्या ना आए। और एक चीज कि भाई जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आप नीट एस्पिरेंट हो या फिर आप जेईई एस्पिरेंट हो, दोनों ही कंडीशंस में ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए जरूरी है। स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी बात बस याद दिला दूं, वो ये कि हमने इसके प्रीवियस वन सेशंस में कंप्लीट कर रखा है एक्चुअली ये वेक्टर है क्या, मतलब सदिश होता क्या है। तो हमने देखा दिशा के साथ में अगर किसी भौतिक राशि को एक्सप्रेस करते हैं तो वो सदिश राशि कहलाती है। फिर बारी आई तो क्या ये सदिश नॉर्मली जो नंबर्स होते थे, नॉर्मली जो हमारी राशियां होती थी उनसे अलग है। तो हमने कहा हाँ भाई ये अलग है, ये डायरेक्शन लेकर के आते हैं, तो इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब सभी कैलकुलेशन भी अलग तरीके से होगा। यानी इनका ऑपरेशनल मेथड अलग है, क्योंकि हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, उसके साथ में दिशा को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अभी इसमें क्या होता था भाई, सिर्फ और सिर्फ हम जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कैलकुलेट करते थे और काम खत्म। यहां पर उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो इसी के लिए इस सेशन में हम दो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। एक पॉइंट है हमारा, वो है हमारी किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, और दूसरा है हमारे पास में दिक्वज्याएं। ठीक है ना। अब दोनों ही जो सेगमेंट, मतलब दोनों ही जो टॉपिक्स है हमारे पास में, यहां से एक बात समझ में आती है जब हम बात करते हैं किसकी, हमारे स्थिति सदिश की। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है भाई, यानी अब तक हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट लिखते थे और उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते थे। ठीक है ना, उसके निर्देशांक लिख देते थे। सपोज 3,4, तो हम कहते थे भैया एक्स एक्सिस से 3 यूनिट और वाई एक्सिस से कितना, 4 यूनिट। बट अब हम क्या कहने वाले हैं, अब हम कहने वाले हैं ओरिजिन से वो पॉइंट किस दिशा में है ये और बताना है। ओरिजिन से कितना दूर है ये तो बताएंगे, साथ में ओरिजिन से किस दिशा में है, इसी चीज को हम कहेंगे क्या, स्थिति सदिश। उसकी पोजीशन क्या है भाई, उसकी लोकेशन क्या है, ये बताना है मुझे। एंड सिमिलरली हम बात करेंगे किसकी, दिक्कोज्याएं, मतलब क्या, कोज्या का मतलब क्या होता है भाई, तो कोसाइन फंक्शन, कॉस थीटा, इसको डिस्कस करेंगे। आइए चलिए हम जरा शुरू करते हैं एक एक करके। हम सबसे फर्स्ट बात कर लेते हैं हमारा जो स्थिति सदिश है, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है इसकी। तो पोजीशन वेक्टर नाम से ही क्लियर कर दिया हूं मैंने कि भैया पोजीशन का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट की किसी भी ग्राफिकल सिस्टम पे, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जो होता है पोजीशन, उसी चीज को अब हम वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट था P, ठीक है, क्या है भाई, एक पॉइंट है P, और ये है इसका ओरिजिन O। तो O से इस P तक की, जो O से P तक की ये जो लाइन दिखा रहा है, इसी को कहते हैं हम OP वेक्टर, या इसी को हम कह सकते हैं मान लीजिए R वेक्टर। एक नया नाम दे दिया, कुछ भी किसी भी वेक्टर को एक नया वेरिएबल के साथ में नाम देने से कुछ बदलाव नहीं हो जाता। सपोज यहां पर O, अगर आपकी किसी बुक में जब आप रेफर कर रहे हैं और आपको ऐसा देखने को मिल रहा भैया यहां लिखा है A एंड दिस वेक्टर इज नेम्ड एज OA वेक्टर और यू कैन से R वेक्टर, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना।
इन नेमिंग्स के कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब मुझे समझ में आया ओपी वेक्टर दैट इज एक आर वेक्टर, वो भाई क्या है, तो ये बता रहा है मेरा स्थिति सदिश को, यानी ओरिजिन से इस पॉइंट को। इसी तरीके से मान लीजिए एक दूसरा पॉइंट होता, इधर कहीं पर होता, मान लीजिए क्यू, इसको मैं R1 लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता R2 वेक्टर। ये क्या लिखते हैं भाई, तो OQ वेक्टर। सिंपल, क्या हो जाता है ये OQ वेक्टर। मतलब एक बात समझ में आ रही है, इस पॉइंट के लिए अब हम निकाल रहे हैं कि इसकी दिशा कहां है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन से किस ओर स्थित है। अच्छा, तो देखिए मान लीजिए एक बिंदु O को मूल बिंदु लेते हैं। क्या कर दिया भाई, O जो है वो ओरिजिन है, मूल बिंदु लेते हैं। तो किसी बिंदु P के लिए OP स्थित सदिश, जब बिंदु P की स्थिति निर्देशांक क्या हो, x, y, z। मान लीजिए यहां पर ये जो P है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है x, y, z, x, y, z। तब भाई यहां पर जो मुझे देखने को मिलेगा है ना, OP, तो OP अगर हम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, OP सिंपली अगर देखिए तो हम इसको लिखते इस तरीके से कि x1, y1 और z1, या फिर x, y और z लिख लिया। ओरिजिन के क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो आप कहेंगे 0, 0, 0, मतलब x, y एंड z तीनों ही एक्सिस यहां पर कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है ना, x, y और z ये तीनों ही एक्सिस कितनी होती है। अगर यहां पर z एक्सिस भी प्लान करते हैं, यहां पर ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, तो ये तीनों ही एक्सिस यहां पर कितनी हो जाती है, 0। लीजिए अब क्या कर दूं भाई, तो यहां पर अगर ये तीनों ही 0 हो गए तो हमेशा ही लिखा कैसे जाता है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर लिखने का मतलब होता है भाई कि x इस P पॉइंट की पोजीशन कहां है भाई, तो इस P पॉइंट की पोजीशन ये है x -0, x -0। ठीक है, क्या होता भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर किसका, P का, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं OP वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, मतलब x -0 किस डायरेक्शन में भाई, तो आई कैप मतलब क्या, एकांक सदिश या दिशा सदिश किसकी, x एक्सिस की। ये जो x एक्सिस पे लिखा हुआ है ये अल्टीमेटली क्या है, आई कैप। ये y एक्सिस पे जो चलता है ये j कैप, और z एक्सिस पे जो चलता है दैट इज k कैप। तो ये x -0 आई कैप प्लस y -0 j कैप प्लस z -0 k कैप, तीनों ही से ही निकाल लिया। अच्छा, तो फाइनली इसको क्या मैं लिख सकता हूं, OP वेक्टर इज इक्वल्स टू x आई कैप प्लस y j कैप प्लस k z k कैप। अच्छा, इसी बात को प्रीवियस वन सेशंस में भी हमने डिस्कस किया। कैसा भाई, कि आपके पास में नॉर्मली कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए, सपोज यहां के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 4, देन R1 वेक्टर, ये OP वेक्टर विच इज कॉल्ड R1 वेक्टर, ये कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 2 -0 आई कैप प्लस 3 -0, क्या हो जाएगा, 3 -0 j कैप प्लस 4 -0 k कैप। 2 -0, 3 -0 एंड 4 -0, क्योंकि ये x, y और z के कोऑर्डिनेट्स और ये है इसके ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। फाइनली इसको क्या लिख सकता हूं मैं, तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं इजीली 2 -0 मतलब क्या, 2 आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। I j k cap is the unit vector, is the directional vector of x axis, y axis and z axis। ये x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, इन तीनों के जो ये I j k है, ये क्या है भाई, तो दिशा सदिश है, एकांक सदिश है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ये जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे उसको आप इस तरीके से पुटअप कर सकते हैं। अब यहां पे एक बहुत मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं, पता है क्या, यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपने दूरी का सूत्र पढ़ा हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपने क्लास 10th के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम निर्देशांक ज्यामिति नाम का आपका चैप्टर था, उसमें आपने दूरी का सूत्र पढ़ा था ना। दूरी का सूत्र आपने पढ़ा था क्या भाई, आपको याद भी होगा कैसे निकालते थे भाई दूरी का सूत्र, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। आइए देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते, कैसे इसको बनाते हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान है। मान लीजिए कि हमारे पास में
दो पॉइंट्स, कहीं पर भी दो पॉइंट्स, जैसे यहां पर हमने बना लिए P1 पॉइंट, एक P पॉइंट और एक यहां पर Q पॉइंट। मैं इसको आपको डिराइव करके ले आता हूं, फिर इसके बाद आपको यहां पर शो करता हूं, बहुत आसानी से बन जाएगा ये। लीजिए देखिए, लेट्स सी, हमारे पास में एक XY एंड Z एक्सिस, ये तीनों एक्सिस हो गए। यहां पर मैंने क्या किया भाई, तो मैंने एक कहीं पर भी पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। तो यहां पे एक पॉइंट मैंने रखा होगा P, इसके लिए एक वेक्टर बना लेता हूं। एक पॉइंट यहां कहीं पे है मेरे पास, दैट इज Q। अब यहां पे सबको सिखाता हूं मैं, बहुत आसानी से आपको वो बातें समझ में अब आ जाएंगी। यहां पे है मेरे पास एक P वेक्टर और यहां पर है मेरे पास क्या भाई, तो ये है मेरे पास Q वेक्टर। अब ये ओरिजिन है, तो अल्टीमेटली ये क्या मिलेगा, तो ये OP वेक्टर है और ये जो है ये OQ वेक्टर है। इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए, P के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं मैं x1, y1, z1, और ये Q को कह देता हूं मैं x2, y2, z2। कोई तकलीफ नहीं। यहां पर पहले तो पोजीशन वेक्टर निकालता हूं, फिर इसके बाद मैं दोनों में डिस्टेंस भी निकालूंगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी अगर मैं इसको कह लूं, यहां पे मैं इसको कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं इसको डॉट 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 कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको कहूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको मैं लिख सकता हूं, सपोज दिस इज नेम्ड एज R1 वेक्टर एंड दिस इज नेम्ड एज R2 वेक्टर। अगर इसको OP वेक्टर को मैंने कह दिया R1 सदिश और OQ वेक्टर को, OQ सदिश को क्या क्या, R2 सदिश, तो यहां पर डेल R सदिश जो होगा ये क्या निकलेगा भाई, तो आप कहोगे R2 सदिश माइनस R1 सदिश, ये मेरा डेल R सदिश निकलेगा। आइए चलिए हम जरा इसको कैलकुलेट करके ले आते हैं। तो मैंने अभी जैसा कि आपको सिखाया, पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश किसका, P का, स्थिति सदिश P का। तो OP वेक्टर दैट इज इक्वल टू R1 वेक्टर, एक नया नाम भी देते चल रहा हूं, बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। क्या लिखते हैं भाई, तो इस ओरिजिन का क्या होगा सदिश, तो इस ओरिजिन का सदिश आपको ज्ञात होगा कि भैया ये होता है मेरा क्या, x, y, z, इनका मान 0, 0, 0। मतलब यहां पे मुझे देखने को मिलेगा, ये क्या मिलेगा, x1 माइनस 0 i कैप प्लस y1 माइनस 0 j कैप प्लस z1 माइनस 0 k कैप। अब क्या करूं भाई, तो अब यहां पे बहुत ही आसानी से x1 माइनस 0 क्या, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, तो ये आ गई मेरी OP वेक्टर, ये आ गया मेरा R1 वेक्टर। इन द सेम वे इसको मैं मान लेता हूं समीकरण संख्या 1। अब ऐसे ही निकालता हूं स्थिति सदिश Q का स्थिति सदिश जब निकालने की बारी आएगी तो क्या लिखेंगे भाई, तो आप कहेंगे OQ वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर इज ऑल्सो, OQ वेक्टर लिखो या R2 वेक्टर लिखो, है ना, OQ सदिश या R2 सदिश। कितना होगा भाई, तो आप कहोगे x2 माइनस 0 i कैप, लिख दे रहा हूं भैया, प्लस y2 माइनस 0 j कैप प्लस z2 माइनस 0 k कैप। अब क्या हो गया, तो अब यहां से मुझे फाइनल स्टेटमेंट मिल गई, x2 माइनस 0 मतलब क्या, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये मुझे मिल गया कौन, R2 वेक्टर, ये मुझे मिल गया कौन, OQ वेक्टर। इसको मैंने नेमिंग कर दिया कि भैया ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये दोनों का पोजीशन वेक्टर लिखना मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं इन दोनों में कि भैया किस प्रकार से आप निकाल पाएंगे विस्थापन सदिश को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं अब कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं विस्थापन सदिश। अब विस्थापन सदिश क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, तो विस्थापन के लिए हमें क्या पता है भाई, तो हमें पता है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, अंतिम बिंदु, अंतिम पोजीशन माइनस प्रारंभिक पोजीशन। विस्थापन तो यही होता है ना, क्या होता है भाई,
विस्थापन सदिश अगर निकालना है आपको तो परिवर्तन बराबर क्या होता है, परिवर्तन बराबर हमेशा ध्यान रखिएगा अंतिम सदिश, जो भी हो, मैं तो यहां पर विस्थापन के लिए यूज करूंगा, लेकिन एक जनरल टर्म लिख रहा हूं, कहीं भी चेंज निकालना हो, परिवर्तन इक्वल टू अंतिम सदिश माइनस प्रारंभिक सदिश, प्रारंभिक सदिश। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए कहीं पे आपको निकालना है डेल वी वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर, अंतिम वेग का वेक्टर माइनस प्रारंभिक वेग का। इसी प्रकार से मुझे यहां पर निकालना मान लीजिए डेल एक्स वेक्टर, तो मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, मतलब कहीं विस्थापन निकाल। उसी प्रकार से यहां जो गिवन है वो क्या गिवन है, तो मुझे निकालना है यहां पर डेल आर वेक्टर, तो क्या निकालूंगा मैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है ना। चेंज, परिवर्तन ऐसे निकालते हैं। हटाता हूं मैं इसको, मैं अपना काम पे स्टार्ट आता हूं। मुझे लिखना है भाई डेल आर वेक्टर, तो देखिए डेल आर वेक्टर, इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस क्या है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब r2 और r1 किस समीकरण मिलेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, तो मैं यहां पे सिंपली लिख देता हूं समीकरण 1 तथा 2 से। बहुत आसान है भैया, क्या कर देंगे, डेल आर वेक्टर इज इक्वल टू r2 की जगह पे लिखिए x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप, मतलब 2 2 2 है ना। तो मैं इन दोनों को माइनस अगर करता हूं, मैं पहले लिखता हूं है ना, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस ऑफ x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। चलेगा क्या। अब क्या सिखाया भैया, अभी हमने जो इसके प्रीवियस वन सेशन में देखा था, एडिशन और सबट्रैक्शन कैसे करते हैं और कैसे करते हैं भाई, तो ये काम क्या होता है, आई कैप एक साथ, जे कैप एक साथ और के कैप एक साथ। तो करके देखिए, डेल आर वेक्टर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 आई कैप, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1, भैया z यार दो नहीं, z1 के कैप। अब ये आ गया हमारा फाइनली ये विस्थापन सदिश। अब आप बोलोगे, आप तो कह रहे थे कि भैया जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था वैसा दिखेगा, ये तो कुछ भी वैसा नहीं दिख रहा, दूर दूर तक भी हमको कुछ नहीं दिख रहा ऐसा, ऐसे कैसे। तो भैया ये कहता है, ये देखो ना, ये विस्थापन सदिश है। डेल आर का अल्टीमेट मतलब क्या है, विस्थापन सदिश से, विस्थापन सदिश से। ये देखिए, ये डेल आर वेक्टर का अल्टीमेटली मतलब है विस्थापन सदिश से। आपने अभी वेक्टर पढ़ा था क्या 10 तक, तो आप कहोगे नहीं। जब नहीं पढ़ा था तो वेक्टर जैसे कैसे दिखेगा, आपने सिर्फ विस्थापन निकाला था। आपने क्या निकाला था, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी। सिर्फ विस्थापन मतलब क्या होता है भैया, तो मतलब जिसमें दिशा नहीं हो। अब दिशा नहीं हो तो क्या करेंगे, तो जिस दिशा नहीं हो मतलब क्या लगा दूं, डेल आर का मॉड्यूलस परिमाण, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसका सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट निकालना है। दिशा उड़ा दीजिए, ये आई जे के जो दिशा दिख रहा है ना, ये यूनिट वेक्टर, ये दिशा वेक्टर ही तो है। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब कौन है, दिशा सदिश हैं। इनका जो कोएफिशिएंट है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इसके साथ में हम क्या काम करते हैं, तो जब मुझे मॉड्यूलस निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1। मतलब यहां पे जो भी गिवन हो, मैं यहां पे एक छोटे से मैं इस फॉर्म को आपको सिंपली सिखा दूं। अगर कहीं पे आपके पास में a वेक्टर इज इक्वल टू गिवन हो ax i कैप प्लस ay z कैप प्लस az k कैप, तो मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज को यहां पे अप्लाई करते हैं। ax आई कैप, तो आई कैप तो ये ax की जगह x2 माइनस x1 ना, तो लग दो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब दिखा क्या कुछ, तो भाई और लिखता हूं मैं, एक लाइन और लिखता हूं, सिर्फ
y x सतह में। अगर सिर्फ x और y के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, z नहीं गिवन हो, तो उसको हटा दीजिए। तो यही डेल r कैसे लिखा जाएगा? डेल r वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ डेल r वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं? तो मैं लिखूंगा यहां पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बोलिए, अब दिखा क्या? अब तो ये दिखा ना, ये विस्थापन सदिश का जब मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, सिर्फ संख्यात्मक मान निकाली, तो यही तो कर रहे थे आप क्लास 10th में विस्थापन के लिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का यही सूत्र था ना भैया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। इज इट और नॉट? बोलेंगे हाँ। तो भैया ये डेल r वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे, यहां पे ये सिर्फ डेल r वेक्टर लिखा हुआ है, मतलब क्या? r में परिवर्तन। डेल का मतलब क्या? ये छोटा सा त्रिभुज बनाने का मतलब क्या? परिवर्तन। किसमें? तो परिवर्तन भैया r वेक्टर में। तो r2 माइनस r1 फाइनल माइनस इनिशियल किया, मुझे ये रिजल्ट मिला, और रिजल्ट में मुझे पता लगा कि भैया यही तो था वो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर मैं इस वेक्टर में से दिशा एलिमिनेट कर दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा, सिर्फ और सिर्फ परिमाण बचेगा, और ये एज इट इज उसी तरीके से दिखेगा जैसा कि आपने क्लास 10th में देखा था। एग्जैक्टली सेम जो लास्ट लाइन दिख रही है। ये जेड जो दिख रहा है वो तीनों एक्सिस है, इस वजह से दो एक्सिस होंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही दिखेगा। अच्छा, आते हैं जरा हम स्टेटमेंट्स पे। तो क्या कहते हैं भाई? यदि बिंदु P के स्थिति निर्देशांक x1 y1 z1 हो और Q के x2 y2 z2 हो, x1 y1 x2 z2 हो, तो PQ Q के स्थिति निर्देशांक P के स्थिति निर्देशांक, ठीक है ना, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इसमें से क्या होगा भाई? माइनस हो जाएगा। क्या माइनस होगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अगर मैं इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालूं, मतलब स्थिति सदिश तथा विस्थापन सदिश एक ही बात है, बट मैग्नीट्यूड जब निकालूंगा PQ तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो चलिए भाई, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रखिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये भैया ये इंपॉर्टेंट केसेस में है, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेंजर साइन मतलब ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहां पे बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत बार ये हमको काम देने वाला है, ठीक है ना। तो आपको कुछ मजेदार सी कहानियां लग रही हैं क्या? क्या मजेदार कहानियां भाई? तो मजेदार कहानियां इन सभी में यही है कि भाई इसके पूर्वार्ध में, इसके पहले में हमने पाइथागोरस प्रमेय का भी देखा, तो वेक्टर मेथड से देखा तो पाइथागोरस प्रमेय को भी हल कर लिया। पाइथागोरस जो प्रमेय है उसको हमने प्रूफ कर लिया, और अभी आपने देखा कि हमने जो 10th क्लास तक में जो हमने डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए, उसको भी डेराइव कर लिया। अब तो मजा आ रहा होगा ना भाई, अब तो आपको अच्छा सा फील हो रहा होगा ना कि हाँ अब थोड़े से हायर क्लासेस में आ गए। ये तो मजाक मजाक में जो भी पीछे की चीजें हमने करी थी उसके तो डेरिवेशन ही हमने कर डाले भाई। तो हमारी जो फिजिक्स में जितनी भी डेरिवेशंस चलेंगी ना, जितनी भी चीजें आएंगी, ध्यान रखिएगा कि वो सब एक जनरल टर्म, एक जनरल फंक्शंस के लिए चलेंगी, है ना। जनरल का मतलब स्पेसिफिक कम करेंगे, मतलब जैसे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में बातें करनी होगी तो वो कम कर रहे हैं। क्यों न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में बातें कम? क्योंकि हमको एक जनरल इक्वेशन चाहिए। जनरल मतलब क्या? उसमें कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू डालूंगा जो चेंज होता है वो मिले। और 10th क्लास तक में जो भी कोर्स कंटेंट में था वो सब क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में थे, फिक्स बातें हो रही थी। यहां पे फिक्स नहीं है। यहां पे जितनी भी बातें स्टार्ट होंगी, जितनी भी चीजें आएंगी भैया बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, जितनी भी चीजें आएंगी वो स्टार्ट भी इसी क्लास में होगी और खत्म भी इसी क्लास में हो जाएगी। क्लास 11th में ही वो टॉपिक इनिशिएट होगी और बाइंड अप भी हो जाएगी। एक बेसिक, एक फंडामेंटल नॉलेज आपको वहां से गेन करना ही पड़ेगा। इसीलिए 11th एंड 12th इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और साइंस स्ट्रीम बेसिकली जब हम डिस्कस करते हैं तब हम कहते हैं कि भाई हमारी जो फिजिक्स है, हमारी जो केमिस्ट्री है, हमारी मैथ्स है, हमारी जो बायोलॉजी है, इसके अंतर्गत जितने फंडामेंटल सिखाने सब सिखा दिए जाते हैं। आगे जब बढ़ेंगे हायर क्लासेस में तो उन्हीं टॉपिक्स को अब एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं हम जरा और आगे बढ़ते हैं और बातें करना शुरू करते हैं इसमें। तो भाई यहां से हमें दो बिंदुओं का स्थिति सदिश हमें समझ में आ चुका है, मतलब 2 पॉइंट्स होंगे तो उनकी स्थिति सदिश आ गया, 1 पॉइंट होगा तो भी हमें उसकी स्थिति सदिश आ गई, ठीक है। तो अब जरा हम बात करते हैं कुछ त्रिभुज की असमीकाओं की। त्रिभुज असमीका का मतलब सिंपल सा है, मान लीजिए कहीं पे ए और बी दो सदिश है, तो ए और बी दो क्या है भाई? सदिश है। तो होता क्या है, आपको
ऐसा, एक ये ए वेक्टर बनाता हूं, इसको मैं बी वेक्टर लिख रहा हूं, ये हमारा रिजल्टेंट होगा सी वेक्टर, डायरेक्शन वही शेयर करेगा जो इधर की तरफ है ना। तो ये जो पॉइंट होगी ये कौन सा, इसको सी कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको कहूंगा मैं बी, और ये जो पॉइंट होगा ई। डायरेक्शन आपको दिख रहा है। अच्छा, तो यहां पे ये कह रहे हैं कि ए प्लस बी हमेशा ही, दोनों को जोड़ करके उसका मॉड्यूलस लेंगे, ये हमेशा ही छोटा होगा या बराबर होगा किसके, ए और बी के इंडिविजुअल मॉड्यूलस के। ठीक है, जैसे देखिए जरा एक सिंपल सा फंडा, ए प्लस बी, अगर मैं ऐसा कुछ कहूं, ए की वैल्यू है -5 और बी की वैल्यू है +2, तो यह क्या बनेगा भाई, तो यहां पर देखिए -5 +2, मैं कुछ भी चिन्ह नहीं लगा, पहले मैं सॉल्व करता हूं। ये -5 +2 कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा -3 का मॉड्यूलस। -3 को अगर मॉड्यूलस से बाहर निकालेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 3। इसको यहां पर बाहर निकाल के देखिए, -5 का बाहर करेंगे तो 5 +2, ये कितना आया, तो 5 और 2 7। अब देखिए मैं कौन सा चिन्ह लगा सकता हूं इसमें, तो मैं यही तो लगाऊंगा, ये 3 से तो बड़ा ही है ना 7, 3 से 7 बड़ा है। मतलब एक बात समझ में आ रही है कि इनके इंडिविजुअल्स में जो साइन है वो पहले ही ऑपरेट होकर इसके बाद मॉड लगा, मतलब ये होल का मॉड है और ये इंडिविजुअल का मॉड है। अगर इंडिविजुअल का मॉड लगाते हैं तो हमेशा ही होल के मॉड से क्या होगा, बड़ा होगा, या फिर वो कैसा हो जाएगा, या फिर वो बराबर हो जाएगा, या तो वो बड़ा होगा या फिर वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फर्स्ट केस। सेकेंड केस की बात करता हूं, ये एबीसी के लिए देखिए मैंने ये जो लिखा है ना, ये सिर्फ नंबर लिख रहा हूं मैं, ये आगे चल करके वेक्टर्स होंगे, मतलब यहां पर पूरी इक्वेशन देखने को मिलेगी, इसके जो ए बी और सी आपको देखने को मिल रही है, ये ए बी सी की आपको घटक देखने को मिलेंगे, मतलब उसका एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप के टर्म्स में चल रही होगी। ये भी वैसी चल रही होगी, कैसा भाई, एक्स कैप है ना, ए एक्स बी वाई एंड जो भी सी जेड, जैसा भी करके लेकर के चले, ये तीनों वेक्टर्स के रूप में, मतलब उसके घटक के रूप में। लेकिन मैं नंबर्स जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आप है ना इसको समझ सके, ताकि ये जो चीज हो रही है ये किस प्रकार से हो रही है। अगला केस है ए माइनस बी करना है, क्या करना है, ए माइनस बी। इसके केस में हमेशा ही, अब ए माइनस बी भी करेंगे तो देखिए अल्टीमेटली ऐसा ही दिखने वाला है आपको, है ना। ए माइनस बी कीजिए, मैं करता हूं 5 - 2, 5 - 2, ए माइनस बी नेगेटिव, अच्छा साइन तो लगाना ही नहीं मुझे, साइन तो ये खुद ही देगा, मॉड्यूलस ऑफ 5 और प्लस मॉड्यूलस ऑफ -2। ये करके देखिए 5 - 2 कितना आएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा भाई, तो 5 प्लस माइनस ऑफ माइनस कैसा हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा, हटा ही देता हूं, 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि इस मॉड्यूलस का मतलब तो आपको समझ में आता ही ना भाई, ये मॉड्यूलस यहां पे +3 क्यों लिखा है, ये मॉड्यूलस ये जब हटाते हैं तो ये वही साइन गिफ्ट करता है जो इसके पास ऑलरेडी हो। इसके पास -3 था, ये बाहर से इसने एक माइनस गिफ्ट किया। मॉड्यूलस का ये रूल है भाई, जो चिन्ह आपके पास में होगा वही गिफ्ट करेगा। आपके पास में -2 है तो आपको एक माइनस गिफ्ट कर देगा, तो माइनस और माइनस +2, ठीक। यहां पे कितना आ गया, 3। अब बताइए कितना मिला भाई, तो 3 और इधर मिला 7। अब देखिए क्या साइन लगाऊं, यही तो लगाऊंगा, ठीक है। एक केस ये भी आ सकता है किसी कंडीशन में कि ये कैसा हो जाए भाई, इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या लग रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू। सिमिलरली जब a माइनस बी की बात करो तो यहां पे दोनों में सब्ट्रैक्शन लगा दूं तब क्या होगा, तो इसी को रख लेता हूं ताकि एक बराबर वाला भी केस आपको देखने को मिल जाए। मेरे पास है ये 5 - 2 और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं भाई, तो मॉड्यूलस ऑफ 5 और मॉड्यूलस ऑफ कितना, -2। बीच में चिन्ह किसका है, नेगेटिव का। ध्यान रखिएगा यहां पे पॉजिटिव, वहां पर किसके चिन्ह है, यहां पर जो चिन्ह आ गया, ये चिन्ह आ गया मेरा नेगेटिव का, ठीक है। क्या कर दूं भाई, तो 5 - 2 कितना दिखता है आपको, तो ये आपको तो दिख रहा है 3। ये मॉड्यूलस ऑफ 5 का मतलब 5, और ये माइनस चिन्ह तो ऐसे रहेगा। ये 2 के लिए ध्यान से देखिएगा, ये 2 के लिए एक चिन्ह जब इसमें से बाहर, मॉड्यूलस से जब बाहर निकालते हैं, -2 जब मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो ये मॉड्यूलस एक माइनस गिफ्ट करेगा, -2 पहले से ही था, तो +2, तो ये हो गया 2। अब कितना है भाई, तो आपको दिखे ना 3 = 3। मतलब इस केस में क्या आपको देखने को मिल रहा है, ये दोनों एक दूसरे क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, या फिर ये जो सेगमेंट होगा ये बड़ा हो, ये बराबर होगा, या फिर ये सेगमेंट बड़ा होगा। ये ट्राइंगल्स में चलता है।
ट्राइंगल्स में जब वेक्टर्स की बात कर रहे होंगे तो ये 3 केसेस पॉसिबिलिटीज रखती हैं, ये 3 केसेस यहां पर संभव है, ठीक है ना। चलिए, तो अब जरा हम बात करेंगे अपने अगले पोर्शन में, मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम विभाजन सूत्र की, ठीक है। विभाजन सूत्र का मतलब क्या है, तो जैसे कि हमने एक डिस्कस किया हुआ था मैथमेटिक्स में, क्या भाई, तो अगर एक लाइन है ना, एक लाइन है ऐसा, और इस लाइन ए बी को कोई एक पॉइंट सी, है ना, क्या करे, m रेशियो n में डिवाइड कर दे, ये m रेशियो n में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तब हम निकालते थे इस c के कोऑर्डिनेट्स को। क्या निकालते थे, इस c के कोऑर्डिनेट्स को। और c का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे भाई, हम आएंगे इस पर भी, लेकिन सबसे पहले हम इस तरीके से बात करते हैं। तो हम ऐसा लिखते थे m इंटू बी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और इसके बाद में n इंटू ए के कोऑर्डिनेट्स अपॉन क्या, तो m प्लस n, ठीक है। मतलब ये लिखी जाती थी कुछ इस तरीके से कि m इंटू बी कोऑर्डिनेट्स बाई बी के, ठीक है ना, m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन में m प्लस n, ये मुझे देता था क्या भाई, तो ये मुझे देता था c के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब ये c जो पॉइंट था इसके लिए। अब इसी तरीके से अगर x के कोऑर्डिनेट लिख रहे तो x के लिए, और y के कोऑर्डिनेट्स लिखते थे तो y के लिए। अब यहां पे क्या काम करना है भाई, तो यहां पर अब ये कोऑर्डिनेट्स ना होते हुए वेक्टर्स है, मतलब ये यहां से यहां तक जो है ये a वेक्टर, और ये यहां से यहां तक जो है इसको मैं नाम देता हूं b वेक्टर। तो क्या कह रहे हैं, यदि a तथा b बिंदु a b के स्थित सदिश है, ठीक है ना, a और b जो है ये क्या है भाई, वो a और b के स्थिति सदिश है, a वेक्टर और b वेक्टर स्थिति सदिश हो गए। तो ए बी को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु सी, ये बिंदु सी ए बी रेखा को अगर m अनुपात n में काटता है तो c का स्थिति सदिश कितना होगा, तो c का स्थिति सदिश कितना होगा भाई, तो क्या सीखा हमने, m इंटू बी वैक्टर इंटू n इंटू ए वैक्टर, m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर अपॉन m प्लस n, इसी को कहते हैं हम स्थिति सदिश किसका, सी का। ये जो पॉइंट है जो इसको कट करने के लिए आया उसका। अब एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, यदि स्थिति सदिश रेखा ए बी का मध्य बिंदु हो तो सी नॉर्मली a प्लस बी बाई 2 हो जाता है, मतलब ये है मेरा ए बी, और ये जो सी है ना, ये जो सी है ये मिड पॉइंट है, यानी ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस ये भी। तो इस केस में c की वैल्यू क्या लिखते थे भाई, तो ये प्लस बी अपॉन में 2, बीचों बीच है ना, बिल्कुल मिड पॉइंट, तो c इस तरीके से लिखा जाता था, ठीक है। चलिए, तो ये बात भी आपको अब समझ में आ गई है कि अगर कोई भी लाइन को, कैसी भी लाइन हो, सिर्फ ऐसी नहीं, मान लीजिए यहां पर एक लाइन हो, ये मेरा m है और ये मेरा n रेशियो में, ये मेरा a पॉइंट अर्थात ये a वैक्टर, और यहां पर कहीं पर b वैक्टर है, ये b पॉइंट ले लेता हूं, ये c एक पॉइंट इसको कट करा, तब भी वही चीज चलेगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि वो बीचों बीच हो, किसी भी रेशियो में काटे, ठीक। चलिए, तो यहां तक की बात अब हम खत्म करते हुए जरा बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे सेशन के, जो कि हमारा क्या भाई, हमारा दिक्कोचा है। दिक्कोचा है मतलब क्या, ये होता है भाई कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर्स, ठीक है ना, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब है, तो देखिए इसको समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका कुछ इस प्रकार है, हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं जरा एक छोटी सी कहानी पे, क्या करें उस कहानी में, तो मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे पास में ये 3 रेफरेंस एक्सिस है, ये मेरा वर्टिकल, ये मेरा हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहां कहीं पे एक जेड एक्सिस, ये तीनों अक्ष हो गए हमारे। अब यहां पे कहीं पर भी मैंने ऐसा कहा कि यहां पर एक वेक्टर है, और ये वेक्टर को कुछ भी नाम दे देता हूं, जो भी आप चाहे नाम दे सकते हैं। यहां पर जो ए बी वैक्टर लिखा हो, मैं ए बी लिख लेता हूं, है ना। तो देखिए, अगर मैं ए बी वैक्टर नाम देता हूं, मतलब इसको मैंने नेमिंग कर दिया, यहां पर ये पॉइंट जो है ये हो गया मेरा एक पॉइंट ए, ठीक है। मतलब ये यहां से अगर मैं बात करूंगा तो ये ओ ए वैक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओ ए वैक्टर। अब इस ओ ए वैक्टर का एक्स एक्सिस से जो क्षैतिज है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। अल्टीमेटली मैं बात करूंगा तो ये आई कैप, इसकी मैं बात करूंगा जे कैप, इसकी मैं बात करता हूं के कैप।
अगर इन तीनों से बात करूं तो क्षैतिज से कितना भाई, तो ये एक कोण बना रहा है, उसी प्रकार से ये बनाएगा कोण किससे, सॉरी ये एक कोण बनाएगा किससे, तो ये एक कोण बना रहा होगा किससे भाई, वाई एक्सिस से, मतलब जेकब से। और एक कोण ये और बना रहा होगा किससे, तो ये एक कोण बना रहा होगा किससे भाई, जेड एक्सिस से। सभी एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, सभी एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो यहां पे कुछ नेमिंग्स हैं। ये जो जेड एक्सिस से बना रहा है इसको हमने कह दिया गामा, जो यहां पर बनाया था भाई वाई एक्सिस के जरिए इसको हमने कह दिया बीटा, और जो एक्स एक्सिस के साथ में बनाया था दिस इज नेम्ड एज अल्फा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, कंडीशन है, एक कंडीशन कह लू मैं, क्या कंडीशन है भाई, तो यहां पर कहते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए 1। क्या होना चाहिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए 1। अल्टीमेटली कोसाइन का मतलब क्या है, जो यहां पर हम कह रहे हैं ना कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस, कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस। ये कॉस थीटा जो हम इस तरीके से लिखते हैं, इसका फुल अगर देखेंगे तो ये ऐसा है भाई, कोसाइन है ये, कोसाइन ऑफ यहां पर हम लिखते हैं एंगल। ठीक है, इसको अगर हम बात करते हैं हिंदी में तो क्या लिखते हैं भाई इसको, ये कोज्या, और यहां पर लिखता हूं मैं कोण, इसी का शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं कॉस। और कॉस थीटा आप क्या कहते हैं भाई, तो ये आप कहते हैं ना कि ये होता है हमारा लंब बटा में आधार। ये क्या होता है, सॉरी लंब बटा में नहीं बहुत सारा सॉरी भाई, आधार बटा में कर्ण। अब ठीक है, अब ठीक है, ये आधार बटा में कर्ण भाई, है ना, ये क्या होता है आधार बटा में कर्ण। अब आधार बटा में कर्ण होता है, तो अगर मैं यहां पे इस x के साथ में एक एक करके मैं निकालना शुरू करूं, तो जरा देखिए यहां पर जो मैंने एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर जो लिखा है उसका अल्टीमेट मतलब क्या है, एल का मतलब है हमारे कॉस, एल का अल्टीमेट मतलब किससे भाई, तो ये है मेरा कॉस अल्फा से। अब कॉस अल्फा क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार इंटू ऊंचाई कैलकुलेट करने के लिए मुझे थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कर दूं मैं, तो मैं ऐसा कुछ कर लेता हूं, सी इस वेक्टर के लिए मैंने एक पॉइंट बनाया हुआ है, और इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से लेता हूं, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद मैं इसको डॉटेड कर देता हूं। ठीक है ना, इसमें अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक वेक्टर था, इसको x मतलब अल्फा एंगल पे मैं x एक्सिस से, तो जब x एक्सिस से अल्फा एंगल पे होगा तो y एक्सिस से किसी बीटा एंगल पे, और z से कहां पे, तो z से मुझे दिख रहा है ये गामा एक्सिस पे। अच्छा ये होगा कहां, a तो ये हवा में कहीं लटक रहा होगा भाई, ये x y और z, तो a ऐसा परपेंडिकुलर होगा, मान लीजिए x y z होता है तो a कहीं इधर कहीं ऐसा कहीं लटक रहा है, मतलब x से y से z से तीनों एक्सिस से मिलना चाहिए, वो x से भी y से भी और z से तीनों से मिल रहा है, तो बीच एयर में कहीं है ना, स्पेस में, फ्री स्पेस में है ये। ठीक है, तो इस कंडीशन में मुझे यहां जो देखने को मिल रहा है अल्फा, ये क्या मिलता है भाई, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये बेस कितना है, ये वाली लाइन पूरी क्या है, तो इस वाले लाइन को मैं कह सकता हूं, अगर मैं इसी टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो मैं इसको कह सकता हूं कि भैया ये है मेरा a1, क्या नाम देता हूं a1, या फिर आप ax भी कह सकते हैं, है ना, a1 भी कह सकते हैं, ax, मैं x लिखता हूं। चलो इसी तरीके से सेम वे में अब अगर मैं लिखना चाहूं तो ये ax अपॉन ओए वेक्टर, ओए वेक्टर का मतलब क्या भाई, तो इसको स्मॉल ए वेक्टर नाम देता हूं, ये जो सदिश है ओए वो क्या है, ए वेक्टर, तो मैं इसको नाम दे दूं, तो क्या कहा था आपने भाई, आपने कहा था आधार बटा कर्ण लिखिए, आधार कितना है, तो आधार है ax, और कर्ण कितना है, तो कर्ण है ए वेक्टर, कितना हो गया, ax अपॉन में ए वेक्टर। ठीक, अब यहां से कुछ बातें समझ में आती हैं, क्या समझ में आ रही भाई, तो यहां पर जो अल्फा मुझे देखने को मिलता है वो सेम टू सेम है ना, अगर मैं यहां से निकालूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड रख लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ax अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, मतलब ये जो ए वेक्टर था, ओ ए वेक्टर था, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है भाई, परिणाम। ठीक है ना, चलिए तो ये निकल गया कॉस अल्फा। इसी तरीके से मैं बात करता हूं किसकी, m की, तो ये होगा भैया कॉस बीटा, और कॉस बीटा कितना होगा, तो इसको मैं कह लूंगा ay अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए फिर से अगर ये बीटा की बात करेंगे तो बीटा पर भी वही काम करूंगा ना मैं, क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से लेकर के आइए, यहां से
ये एक परपेंडिकुलर हमने इसके लिए भी ड्रॉ कर लिया। और क्या कर दूं भाई, तो ये होगा थोड़ी, ये तो डॉट 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 डॉट। अब इस केस में भी जब मैं बात करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं देख पा रहा हूं ये बीटा है, तो इसके लिए आधार ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, ये क्या होगी, ए वाई होगी ना। ये जो लाइन होगी क्या होगी, ए वाई। जैसे यहां पर मुझे क्या देखने को मिला, एक्स। तो इसके लिए जब मैं लिखूंगा तो इसके लिए क्या लिख सकता हूं भाई, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं ए वाई अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। इसी तरीके से जब जेड एक्सिस से देख लूंगा, देखिए ये फ्री स्पेस में है, तो ये तीसरा वाला मैं यहां पर आपको शो नहीं कर पाऊंगा कि भाई मैं ऐसा बाहर निकाल के, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझिए ये कैसा है भाई। तो ये आपको दिख रहा है तीसरी एक्सिस है, तो यहां से इसके बीच का एंगल, यहां से इसके बीच का एंगल, तो यहां से एक लंब डालूंगा ऐसा, है ना। तो इस समय इसका आधार, आधार बटा में, आधार कौन होगा, ये एक्सिस, ये हो गया आधार बटा में कर्ण। तो आधार बटा में कर्ण जब करूंगा, मतलब मैं गामा निकालना चाहता हूं, सॉरी एन कॉस गामा इज इक्वल्स टू ए जेड अपॉन में ए वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ। ये तीनों चीजें आपको देखने को मिल गई। मैं इसको अभी आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि ये इतना ही होगा और किस प्रकार से होगा। ठीक है, यहां तक की बातें अगर आपको समझ में आ गई तो हम जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब जरा डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करें भाई, कि यहां पर ये तीनों ही, मतलब एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी, वो होगी 1 के बराबर। ठीक है, देखिए ठीक है, यहां पे एक बात और कि जो दिक्कोज्जाएं हम निकालने के लिए चले थे वो दिक्कोज्जाएं निकल चुके हैं, मतलब अल्फा की, बीटा की और गामा की, इन सभी की दिक्कोज्जाएं निकल चुकी है। लेकिन बारी किसकी है भाई, तो मैं ऐसा कहता हूं कि ये जो ए वेक्टर जो यहां पर लिखा हुआ है ना, ये ए वेक्टर, ये है मेरा एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मैं तीनों ही एक्सिस से ले रहा हूं तो तीनों के अकॉर्डिंगली ही होगा ना। ये एक्स है, ए वाई है, और यहां पे जो बन रहा था वो कौन है भैया, ये ए जेड है, तो यही बनेगा। अब इसका मैं कहता हूं कि आप मॉड्यूलस निकालिए, तो मॉड्यूलस आप क्या कहते हैं इसका, तो इसका मॉड्यूलस आप कहते हैं कि भैया इन सभी को अंडर रूट करके स्क्वायरिंग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यही होगा ना मॉड्यूलस। अच्छा, जब ये होगा तो मैं एक काम करता हूं, मैं जरा ये इन तीनों को कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को स्क्वायरिंग करके ऐड करता हूं। देखिए, अतः मैं ऐसा कह सकता हूं किसको भाई, ये एलएचएस साइड को, है ना। एलएचएस साइड मतलब क्या, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल, सॉरी, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, होना चाहिए। तो अगर ये होना चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से इसको भी हटाता हूं, मैं इसको जरा सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। कॉस स्क्वायर अल्फा क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन में क्या लिखेंगे भाई, तो ये लिख रहे होंगे एक्स अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये कंप्लीट का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ए वाई अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए वाई वेक्टर का क्या हो जाएगा भाई, तो ये होल का स्क्वायर, प्लस ए जेड अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए जेड वेक्टर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है ना, चलेगा ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, इन सभी के लिए लिखा। अब अगर मैं इन सभी में से क्या कर दूं, मैं इन सभी में से ले लेता हूं एलसीएम, तो मैं एक स्टेप थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रहा हूं। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ जाएगी। ये यहां पे अगर सभी में से, सॉरी एक सेकेंड होल्ड भाई, ये ए ही तो रहेगा ना, ये थोड़ी होगा। ये सभी में देखेंगे नीचे ए ही तो आया ना, सब में अगर जो हाइपोटेनियस की बात करेंगे, जो विकर्ण की बात करेंगे, सभी में ये हाइपोटेनियस की बात करेंगे, ठीक है ना, कर्ण की बात करेंगे, तो ये कर्ण सभी में तो ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर, ये एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा भाई, ए वेक्टर का स्क्वायर। ये स्क्वायर सभी में था तो मैंने यहां रख लिया। अब यहां पे क्या बचेगा, तो यहां से बच जाएगा आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अच्छा भाई, इतनी सी बात अगर समझ में आई है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाता हूं और लिखता हूं, अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ तो क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर, ये मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर। इधर से मॉड्यूलस से ये रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, तो ये बच जाएगा भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ध्यान से देखिए,
मैंने दोनों तरफ क्या कर दी, स्क्वायरिंग, तो ये ए मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये अंडर रूट से स्क्वायरिंग खत्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब यहां पर रखिए, ऊपर की वैल्यू आपको दिख रही होगी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अपॉन आपको यहां पे दिख रहा है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। मतलब इसकी वैल्यू अब रख देता हूं ऊपर से, तो ऊपर से रख करके बताइए क्या दिख रहा है आपको। तो आपको दिख रहा होगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अगर इसको देखें दोनों तरफ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल एक दूसरे से, अल्टीमेटली कितना आ गया 1। Hence we can say that कि भैया जो हमारा ये है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर जो गामा होगा वो सदैव किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। या फिर इसी को लिख सकता हूं मैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यही है दिक्कोज्या, ठीक है ना, यही है डायरेक्शनल वेक्टर्स। ठीक है, किसके लिए, तो ये जो हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, किसी सदिश की दिक्कोज्या, मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, यहां पर सारी वैल्यूज आपको दे दी गई है ना, इसको कैलकुलेट करके भी आपको शो कर दिया। एंड ये भी समझ में आ गया दिक्कोज्या का अल्टीमेट मतलब क्या है, मतलब इसके साथ में इसका कोसाइन, एक्स एक्सिस के साथ में, अल्फा का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के साथ में इसका कोसाइन, बीटा का मतलब क्या है भाई, तो वाई एक्सिस के साथ में इसका कोसाइन मतलब कोज्या, कोसाइन मतलब कॉस। वैसे ही जेड के साथ में हम बात कर रहे हैं, मतलब गामा के लिए हम बात कर रहे हैं क्या, तो कॉस गामा, इनके लिए ये रिलेशनशिप रखे गए। तो अल्टीमेटली यहां पर सेम टू सेम बातें आती हैं कि यदि ओपी 3 अक्षरों मतलब अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा इसी सदिश की दिक्कोज्याएं कहलाती है। ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या कहलाती है, दिक्कोज्याएं। अगर दिक्कोज्याएं कैसे भी, तो मान लीजिए ए बी, ए एक वेक्टर है भाई, A1 आई कैप, A2 और A3 के कैप, 1 2 3 से भी लिखी जाती है, एक्स वाई जेड से भी लिखी जाती है। आपको दोनों तीनों जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल वेज है वो सब कुछ आपको मैं दूंगा, ताकि कभी भी किसी भी अन्यत्र जगह से भी अगर आप कहीं से कोई बुक रेफर कर रहे होंगे तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए यही चीज है 1 2 3 के फॉर्म में दियो, 1 मतलब x, 2 मतलब y एंड 3 मतलब z, तो क्या करेंगे भाई, तो सिमिलरली cos अल्फा A1 अपॉन मॉडल ऑफ A, A1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसी तरीके से बीटा की बात करेंगे तो A2 अपॉन दिस मच, इसी तरीके से गामा की बात करेंगे तो A3 अपॉन दिस मच। ठीक है ना, यही आएगा ना, ये अल्टीमेटली क्या है, A1 अपॉन A बार मॉड्यूलस ऑफ A, AX अपॉन A मॉड्यूलस ऑफ A1 अपॉन A मॉड्यूलस ऑफ A। ठीक है ना, मतलब यहां से अब आपको यह बात समझ में आ गई है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट रख चुके हैं तो यह बहुत अच्छी चीज है भाई, इससे आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। आप साथ ही साथ इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपको यहां से आपकी थ्योरीज भी मिल जाएंगी। ठीक है ना, चलिए, तो यहां तक की बातें अगर क्लियर हो गई है तो हम बढ़ते हैं जरा अपने अगले पोर्शन में, जरा हम कुछ और डिस्कस करते हैं इसके साथ में, फिर देखते हैं ये अप्लाई किस तरीके से होती है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम अपने एक न्यूमेरिकल को। तो भाई देखते हैं क्या कह रहे हैं यहां पे कह रहे हैं कि ए तथा बी बिंदु के स्थिति सदिश हैं, दो बिंदु, मतलब एक है ए जिसका स्थिति सदिश है आई कैप जे कैप एंड के कैप, एंड दूसरा जो है वो है 5 -3 एंड 1। ठीक है ना, इसको इस तरीके से, मतलब 5 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप, यह है दूसरे के लिए। तो ए बी के दिशा में एकांक सदिश होगा तथा ए बी की जो दिक्कोज्याएं हैं, ए बी की जो दिक्कोज्याएं हैं उसको निकालिए। ए बी सदिश तीनों से क्या कोण बनाता है। देखिए दिक्कोज्याएं निकालने का अल्टीमेट मतलब यही था ना कि हम कोण पता कर सके कि वो क्या कोण बना रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, मतलब वही आई कैप जे कैप एंड के कैप के साथ में। तो अल्टीमेटली मैं कुछ इस तरीके से ट्रीट कर लेता हूं, ये मेरी तीनों एक्सिस एंड यहां कहीं पर भी ये एक हो गया मेरा, क्या भी ये कह रहे ए बी बिंदु के स्थिति सदिश है, मतलब एक ए और एक मैं बी, कुछ भी मार्क कर देता हूं मैं आपको जस्ट समझने के हिसाब से। ये मेरा हो गया पॉइंट ए, ये हो गया मेरा बी। ये जो स्थिति सदिश आपको यहां पर दिख रही है ना, उसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, एक ओ ए वैक्टर और एक ओ बी वैक्टर। ये हो गया मेरा क्या, ओ ए वैक्टर, और ये हो गया मेरा ओ बी वैक्टर। तो इन दोनों के बीच में ये जो निकलेगा ये मुझे क्या देगा भाई, तो ये मुझे बताएगा ए बी वैक्टर के बारे में, और मुझे इसी के बारे में पता करना है, ए बी के बारे में पता करना है।
ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है, ए बी वैक्टर जो होगा वो क्या होगा भाई, तो ये होगा स्थिति सदिश किसकी, स्थिति सदिश बी तथा माइनस, तथा क्या, सीधे फॉर्मूले में ही लिख देता हूं, माइनस स्थिति सदिश किसकी, ए की, स्थिति सदिश किसकी हो जाएगी भैया, स्थिति सदिश ए की। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए बी जो होगा वो ओ बी वैक्टर माइनस ऑफ ओ ए वैक्टर होगा। यही तो करते हैं ना, इसका जो भी स्थिति सदिश है उसमें से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट था वो मिल रहा था, तो अल्टीमेटली वही तो कर रहा हूं। अब क्या करेंगे भाई, तो यहां पर भी मुझे ज्ञात है कि यहां जो ओ बी गिवन है, ठीक है ना, यहां पर गिवन क्या क्या है, ये जो है ये है मेरा ओ ए। कैसे मुझे पता लगा, तो इन्होंने कहा कि स्थिति सदिश है, अर्थात मुझे यहां पर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड ओ बी वैक्टर जो मुझे यहां पर गिवन है वो है 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। अब क्या करूं मैं, ओ बी वैक्टर मतलब यहां पर 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, तो 5, देखिए आई में से आई माइनस होता है, जे में से जे एंड के में से के, आई से आई को माइनस कीजिए, आई से आई को माइनस, ये इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको, तो भैया 5i माइनस आई, तो 5 माइनस 1 आई कैप प्लस यहां से क्या दिख रहा है भाई, तो -3 माइनस ऑफ, ठीक है ना, -3 माइनस ऑफ 1 जी कैप, कुछ नहीं है तो 1 तो है, कुछ नहीं है तो ये क्या है 1 प्लस के कैप, तो यहां क्या है भाई 1 माइनस, यहां पर भी क्या है 1 के कैप, ठीक है ना। जो इनके चिन्ह होते हैं वो एज इट इज रख लिए जाते हैं, लेकिन बाकी जो बीच में आता है वो सब प्लस ही होता है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया भाई 4i कैप, माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा 4j कैप, और ये कंप्लीटली कितना हो गया, तो ये प्लस 0 के कैप, ये आ गया मेरा ए बी वेक्टर। और यू कैन से ए बी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं भाई 4i कैप माइनस 4j कैप, ये के वाले को 0 है ना इसका कोएफिशिएंट, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अच्छा ये तो निकल गया आई के, मुझे इसमें मांगा था क्या, मुझे मांगा था भाई कि ए बी की दिक्कोज्याएं निकालिए, क्या कह रहा है भाई, ए बी की दिक्कोज्याएं निकालिए और ए बी तीनों के साथ में क्या कोण बनाता है ये भी निकालिए। तो दिक्कोज्याएं मुझे पता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये जो आता है वेक्टर मतलब जो भी कंपोनेंट है वो कंपोनेंट ए एक्स अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या निकालनी होगी, तो मुझे निकालना होगा मॉड्यूलस ऑफ ए बी वैक्टर, ये निकालना पड़ेगा ना, मॉड्यूलस ऑफ ए बी वैक्टर। तो मॉड्यूलस ऑफ ए बी वैक्टर कैसे निकलता है भाई, तो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर मतलब कितना, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, प्लस ए वाई स्क्वायर का मतलब कितना, तो ये भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली कितना आ गया 16 प्लस 16, 16 प्लस 16 ये मुझे देखने को मिल जाएगा। 16 प्लस 16 का अल्टीमेट मतलब ये हो गया कितना, तो अंडर रूट ऑफ 32, यही ना, 4 से 4 16 16 है ना, 32, 32 को अगर मैं बाहर निकालूं तो कितना निकलता भाई, तो एक तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका, 32 मतलब 5 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखना होता है, यानी 4 इंटू 2 चलेगा, 4 इंटू 2 ऐसा करके लिख सकते हैं। अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, 16 दूनी के 32, ठीक है ना। ये अल्टीमेटली क्या है भाई, 4 को अंदर ले जाओगे तो 4 चौका 16 इंटू 2 निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है। ये आ गया मेरा मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर। अब चलते हम दिक्कोज्याएं ज्ञात करने। तो दिक्कोज्याएं अगर मुझे ज्ञात करनी है तो मुझे एक एक करके मैं यहां से शुरू करता हूं। मैं सबसे पहले लिखता हूं कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ठीक है ना। कॉस अल्फा क्या लिखते थे भाई, तो ये लिखते थे हम ए एक्स अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, ऐसे लिखते थे ना, ए एक्स अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। इस ए एक्स की जगह पे यहां पर है ना, इस ए एक्स की जगह पे यहां पर जो गिवन है वो कैपिटल फॉर्म में चल रहा है, तो इसको लिख लेते हो ए एक्स अपॉन मॉड्यूलस ऑफ किसका, तो ए बी वेक्टर,
यहां पे कौन चलेगा, ए बी वेक्टर। एक्स निकालने का मतलब क्या भाई, तो मैं इस एक्स एक्सिस से निकालना चाहता हूं, इस एक्स एक्सिस से एंगल, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, यहां से जो एंगल बनता है वो कितना होता है भाई, अल्फा। तो चलिए यहां पे इसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे एक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो यहां पे ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको मैं जरा एक बार लिखता हूं। तो ये देखिए, इसको कंपेयर करता हूं, इसको हटाता हूं मैं ताकि इसको कंपेयर करा दूं। ये है भैया ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड की कैप, ये है ये वैल्यूज। अब कंपेयर कीजिए, एक्स की जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई, तो एक्स की जगह पे आपको देखने को मिल रहा है 4, इसको प्लस ही लिख लो। एक्स की जगह पे कितना देखने को मिल रहा है 4, तो एक्स की जगह पे मैं रख देता हूं 4 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बी कितना है 4√2, तो रख दीजिए 4√2। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√2, क्या बचा 1/√2। अब cos 1/√2 मतलब cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2, मतलब क्या होता है भाई, तो cos 1/√2 45 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 45 डिग्री, मतलब क्या मिल गया मुझे, अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। एक आ गया। अब यहां बचे हुए 2 को कैलकुलेट कर देता हूं, है ना, यहां पे बचे हुए 2 को कैलकुलेट कर लिया था भाई। अब मेरे पास कौन है भाई, तो अब मैं निकालता हूं सेकेंडली बीटा कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वही cos बीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं भाई, तो बीटा मतलब किसके लिए लिखते हैं हम, वाई एक्सिस से, मतलब ये हो जाता है ए वाई अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ ए बी वैक्टर। तो cos बीटा इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू कितनी, ए वाई की वैल्यू -4, ध्यान रखिएगा ए वाई की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 अपॉन 4√2, ये कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, तो -1/√2। cos बीटा इज इक्वल टू cos 135 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी भाई, -1/√2। तो फाइनली कितना आ गया, तो ये निकल गया मुझे बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, कितना आ गया, बीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री। अब ऐसे ही चलता हूं मैं थर्ड केस, एंड थर्ड वन इज व्हाट, cos गामा इज इक्वल्स टू, तो आप कहेंगे भैया az अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बी वैक्टर। अब az कितना है भैया, तो az की वैल्यू तो 0 है ना, az की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो गया 0 अपॉन az की वैल्यू होगी 0 अपॉन 4√2 ए बी वेक्टर, कितना आ जाएगा, तो cos गामा इज इक्वल्स टू 0/4√2, इसका मतलब क्या हो गया भाई, अगर इससे मैं इसको कैंसिल करना चाहूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 0। अब अगर ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, तो आप लिख सकते हैं cos गामा इज इक्वल्स टू cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, मतलब फाइनल रिजल्ट यहां से मुझे देखने को मिल गया क्या, सॉरी cos तो हट ही गया ना, गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्या मिला, गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब अब आपको देखने को मिल गया क्या, अल्फा बीटा एंड गामा तीनों की वैल्यू मिल गई। अल्फा कितना मिला भाई 45 डिग्री, बीटा कितना मिला 135 डिग्री, और गामा मिला 90 डिग्री। इसीलिए हम निकाल रहे थे क्या भाई, ये दिक्कोजाई निकालने का अब जनरल मीनिंग समझ में आ गया होगा कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी मिलेगा, क्योंकि मैंने डायग्राम प्लॉट किया ऐसे रैंडम, लेकिन अब एग्जैक्टली मुझे वैल्यू दिख रही है कि अल्फा के साथ में कितना 45 डिग्री का कोण बनाएगा, बीटा के साथ में कितना बनाएगा भाई, तो बीटा के साथ में मतलब वाई एक्सिस के साथ में 135 डिग्री का, और जो गामा है मतलब ये जो जेड एक्सिस पे होगा वो कैसा होगा भाई, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये जो बनेगा फाइनल रिजल्ट वो जेड एक्सिस पे कैसा बनेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक, तो मतलब यहां से अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि अल्फा बीटा गामा जो दिक्कोजाएं निकाल रहे थे वो क्यों निकाल रहे थे और इनको अप्लाई कैसे करेंगे। तो आप चाहें तो इसको भाई एक बार और आप ट्राई करके देख सकते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली वो बातें समझ में आ जाए। ठीक है, चाहे तो इसको भैया आप अभी नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। भाई नोट्स प्रॉपरली बनाते चले जाइए, वही एट द फाइनल एंड आपको सबसे ज्यादा काम आने वाली है। नोट्स आपके वही काम आती है। ठीक है, चलिए होपफुली कि जो हमने अभी इस सेशन के लिए टारगेट फिक्स किया था वो आपको समझ में आया है। ठीक है ना, एंड हमने दो पोर्शंस इसमें डिस्कस करनी थे, हमने उन दोनों पोर्शंस के डिस्कशन कर ली है। ठीक है, और आप तक वो बातें पहुंच चुकी है।
तो भाई इसी तरीके से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप क्या करते हैं, तो आप अपने सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं magnetbrains.com। कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि भाई यही है इंडिया नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, आईआईटी जेईई, नीट, यूपीएससी, सीयूईटी, इसके साथ साथ आप अगर एनटीएससी, ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब कुछ मिलता है यहां पे। आप जस्ट अपनी सेगमेंट पे जाइए, क्लिक कीजिए, आपको यहां पे आपकी क्लासेस ओपन हो जाती है, क्योंकि जैसे यहां पर दिख रहा सीबीएसई इंग्लिश और सीबीएसई हिंदी, मतलब ये अल्टीमेटली एनसीईआरटी बेस्ड है भाई, है ना। लगभग सभी स्टेट बोर्ड्स अभी हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है, एंड ये सभी लेक्चर्स आपको एनसीईआरटी बेस्ड देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं, आपकी क्लासेस जैसी ओपन होती है, क्लास पे क्लिक करते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं, एंड एक्सक्लूसिवली यहीं पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मिल जाता है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जितने कॉन्सेप्ट है उनको बूस्ट करने के हिसाब से, या यूं कहूं कि जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसको बिल्कुल कंठस्थ करने के हिसाब से एग्जाम्पलर सबसे बेस्ट तरीका है। यहां पे मिसलेनियस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पूरी टॉपिक क्लियर हो जाती है। क्लिक करने के बाद आप वॉच नाउ पे जाइए। वॉच नाउ पे जब जाते हैं तो यहां पर आपके पूरे चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां पर एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, उसके वन शॉट रिवीजन वीडियोस, उसके एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। जस्ट क्लिक ऑन इट, कुछ इस तरीके से आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसको आप कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं भाई, एंड सबसे अच्छी बात क्या है, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके अगले टॉपिक पर जा सकते हैं, मतलब आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहां पे सब कुछ सिस्टमैटिक सिंक्रोनाइज वे में अवेलेबल है। तो अभी के लिए क्या करेंगे, अभी के लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई अभी तक नहीं किया हो तो, क्योंकि यहीं पर आता है मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी चैनल पर ही आता है भाई आपकी पूरी कोर्स कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फटाफट से इसको अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्लास 7 से 12th तक की फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में, इसी वेक्टर्स के नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।